हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड के लिए मॉडल पेपर जो 8 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर डिस्कस किए हैं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पे जब आप विजिट करोगे तो इलेक्ट्रीशियन के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर आप सीआईटेस एंड टेस्ट एग्ज़ाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो ई क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी कर सकते हो। ई क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ई क्वेश्चन बैंक और ये यूट्यूब की क्लास अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा? ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा, निमी या डीजीटी की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है या कोई पीडीएफ है वो आप सभी को वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो सिंपली आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप पर जाकर @वे टू राइट। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है तो आपको टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करना है @सीआईटेस इलेक्ट्रीशियन। जैसे आप सर्च करोगे सीआईटेस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से चैनल का नाम आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको शेयर टेस्ट के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और हाँ दोस्तों, जब आपका एनएसटीआई या आईटीओटी में एडमिशन हो जाएगा तो आपकी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराई जाती है। चाहे उसमें ट्रेड थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो या फिर ट्रेनिंग मैथडोलॉजी हो, सभी क्लास आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप सीआईटेस के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन 31 से। ये कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ टिन एंड लेड यूज्ड इन इलेक्ट्रीशियन सोल्डर आर डैश। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड की संरचना डैश है। तो देखिए, इसने पूछा है जो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में हम प्रयुक्त करते हैं टिन और लेड को, तो उसकी परसेंटेज पूछी है कितनी है। तो ध्यान रखना, जो टिन होता है वो 60% होता है और लेड कितना होता है 40% यानी 40% होता है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, कभी कभी वो क्वेश्चन में ये पूछ लेगा जो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर है किसका कंपोजिशन है, तो किसका है? टिन का है और लेड का है। किसका? टिन और लेड का। इसको भी ध्यान रखना। और टिन की परसेंटेज 60% है और लेड की कितनी है? 40%। इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है फॉर प्लेट अर्थिंग द साइज ऑफ द प्लेट शुड नॉट बी लेस देन डैश। प्लेट अर्थिंग के लिए प्लेट का आकार डैश से कम नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है जो प्लेट अर्थिंग है उसमें जो हम प्लेट का उपयोग करते हैं तो उसका आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? उसका आकार 600 mm गुणा 600 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है विच टाइप ऑफ वायरिंग कैन बी यूज्ड इन एक्सप्लोजिव प्रूफ इंस्टॉलेशन। किस प्रकार के वायरिंग का उपयोग विस्फोटक प्रूफ प्रतिष्ठानों में किया जाता है? तो ध्यान रखना, किस प्रकार के वायरिंग का प्रयोग करते हैं हम विस्फोटक प्रूफ प्रतिष्ठानों में? तो इसके लिए हम करते हैं मेटल कंडक्ट वायरिंग, यानी मेटल कंडक्ट वायरिंग का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है द सिंपलेस्ट वे of varying the flux produced by an electromagnetic smoothly in an electrical device is by। विद्युत युक्तियों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। देखिए, फ्लक्स को क्या करना? परिवर्तित करना। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? उसके लिए सबसे आसान तरीका है वायरिंग द करंट थ्रो द एग्जिस्टिंग कोयल, यानी एक्साइटिंग कुंडली में धारा परिवर्तित करने से क्या होगा? जो फ्लक्स है वो परिवर्तित हो जाएगा आराम से। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है विच लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। कौन सा नियम बतलाता है प्रेरित ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है? तो देखिए, कौन सा नियम है ये है फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है। तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का द्वितीय नियम। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है इन डीसी जनरेटर द ईएमएफ जनरेटेड इन द आर्मेचर इज मैक्सिमम व्हेन। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पादित ईएमएफ का मान अधिकतम होता है जब। अधिकतम कब होता है? तो देखिए जब अधिकतम कब होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, यानी चुंबकीय पुंज की परिवर्तन की दर अधिकतम हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है इन डीसी जनरेटर द लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर। डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग की जाती है। तो देखिए जो लैप वाइंडिंग कहाँ पे यूज की जाती है, ये की जाती है लो वोल्टेज हाई करंट। ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है द डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट दी डैश। डीसी मोटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इसने पूछा जो डीसी मोटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो ये कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वाहक चालक पर एक बल का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा इसने? जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम धारा वाहक एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दे तो वो एक फोर्स का अनुभव करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है इन ए 4 पॉइंट स्टार्टर द प्रोटेक्टिव रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद डैश। एक 4 बिंदु स्टार्टर में सुरक्षात्मक प्रतिरोध डैश के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। तो किसके साथ जुड़ा होता है? 9 वोल्ट कॉयल के साथ। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है इन ए ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स पर वोल्ट इज 6। दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड 32 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स। ठीक है, तो इसने बोला है किसी ट्रांसफर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या कितनी है? 6 है। प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज कितनी है? 240 वोल्ट और 32 वोल्ट। तो इसने प्राथमिक और द्वितीयक जो चक्रों की संख्या है वो पूछी है। तो ध्यान रखना वोल्टेज प्राइमरी साइड बटे वोल्टेज सेकेंडरी साइड बराबर के जो टर्न होता है प्राइमरी साइड बटे टर्न सेकेंडरी साइड, इसको ध्यान रखना। अब आप एक काम करो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। इसने बोल रहा है द नंबर ऑफ टर्न्स पर वोल्ट। ठीक है, टर्न्स पर वोल्ट का मतलब क्या है? जो एन के नीचे आप वोल्ट को लेके जाओ तो ये आएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको समझना भाई। एन पी बटे वी पी हो जाएगा। ठीक है, और एन एस बटे वी एस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। और इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने बोला है टर्न्स पर वोल्ट कितना है? 6 है। अब हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं प्राइमरी साइड के और सेकेंडरी साइड के, और इसने हमें वोल्टेज दी है। अब हम क्या करेंगे? प्राइमरी साइड पे वोल्टेज कितनी है? 240 वोल्ट। तो यहाँ पे 240 लिख देंगे। एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 240। अब यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे कितनी दी है? 32। इसको समझो ध्यान से, कितनी दी है? 32। अब हम एक आपको प्राइमरी साइड की निकालनी है, एक सेकेंडरी साइड की। एक बार तो 240 की किस में गुणा हो जाएगी? 6 में, तो प्राइमरी साइड के चक्रों की संख्या निकल जाएगी। एक बार 32 की गुणा 6 में हो जाएगी तो सेकेंडरी साइड के चक्रों की संख्या निकल जाएगी। तो आपके आंसर आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1440 टर्न्स और 192 टर्न्स, यानी 1440 चक्कर 192 चक्कर। ये प्राइमरी साइड के है और ये सेकेंडरी साइड के है। ठीक है, किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसको देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इज, किसी सतह का प्रदीपन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो किसी सतह का जो प्रदीपन होता है ये होता है स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
ठीक है, किसी सतह का प्रदीपन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है द HPMV लैंप ऑपरेट डैश। HPMV दीपक संचालित डैश होता है। तो सबसे पहले HPMV की फुल फॉर्म जान लो। देखिए, जो HPMV है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाई, H से हाई, प्रेशर, मरकरी, वेपर और लैंप इसने दिया है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किससे संचालित होता है ये? हाई प्रेशर से। ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, पूछ लेगा HPMV लैंप की फुल फॉर्म क्या है, तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, और संचालित होता है किस पे? हाई प्रेशर पे। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मोसफेट इज डैश। यानी मोसफेट का इनपुट प्रतिबाधा डैश होता है। तो ध्यान रखना, जो मोसफेट है इसकी जो इनपुट प्रतिबाधा है वो ज़्यादा होती है FET और BJT दोनों से। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोर देन दैट ऑफ FET एंड BJT। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके आपको एक वर्क देता हूँ मैं। जो मोसफेट है इसकी फुल फॉर्म लिखना नीचे कमेंट में, और FET की फुल फॉर्म लिखना और BJT की फुल फॉर्म आपको ये लिखना है। ये आपके लिए वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इट इज नेसेसरी टू। 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है। देखिए, 3 फेज जो प्रेरण मोटर है उसकी घूर्णन दिशा, जिस दिशा में वो घूम रही है, ठीक है, उसकी दिशा में परिवर्तन करना उसके लिए आवश्यक क्या है? उसके लिए आवश्यक है इंटरचेंज एनी आउट ऑफ 3 लाइंस कनेक्शन। ठीक है भाई, 3 में से किन्हीं 2 जो संयोजन है उनको क्या कर दो? चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी 3 फेज इंडक्शन मोटर की। ठीक है, इंटरचेंज एनी 2 आउट ऑफ 3 लाइंस कनेक्शन। जो 3 लाइन के कनेक्शन है उनमें से किन्हीं 2 को चेंज कर दो, तो आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की, वो रिवर्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है विद ए फ्रैक्शनल स्लिप ऑफ 0.07 द रोटर स्पीड ऑफ ए 4 पोल स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर FED फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई। यानी एक अंश स्लिप कितनी है? 0.07 हो तो कुल 4 ध्रुव वाली पिंजरी प्रेरण मोटर के घूर्णन को 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर गति होगी। ठीक है, इसको देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आप सिंक्रोनस स्पीड निकाल लो। कैसे निकाल लोगे? फॉर्मूला पता होना चाहिए। NS बराबर के 120 F/P। F का मतलब फ्रीक्वेंसी से होता है, P का मतलब नंबर ऑफ पोल से होता है। 120 ऐसे कैसे ही, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है इसने? 50 हर्ट्ज। 50 ऊपर लिखा, और जो नंबर ऑफ पोल है कितने हैं? 4 है, 4 नीचे लिखा। इससे जब इसको कट करेंगे तो कितनी बार? 30 बार। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1500 RPM आ जाएगी। ठीक है, ये 1500 RPM आ गई। अब देखो NS का वैल्यू हमने 1500 RPM निकाल लिया। अब इसने हमें स्लिप की वैल्यू दी है 0.07। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्लिप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगाओ भाई स्लिप का फॉर्मूला। स्लिप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस स्पीड माइनस के रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू कितनी है? 0.07। और सिंक्रोनस स्पीड हमने कितनी निकाल ली? 1500 माइनस के NR, और डिवाइड में कितना है? 1500। जब आप इसको सर्च करोगे, मतलब इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो इसकी तो इस साइड में मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इसको सोल्व कर दोगे तो ध्यान रखना, मैं इसको बताता हूँ। NR इसको सोल्व करके देखना भाई। जब यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी RPM में, रोटेशन पर मिनट। लेकिन यहाँ वैल्यू दी है सेकंड में। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। 23 पॉइंट शायद 25 है इसका, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा जो फॉर्मूला मैंने बताया है।
सबसे पहले तो आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा, स्लिप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्लिप के लिए फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस के रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, यहाँ पर स्लिप की वैल्यू दी है, सिंक्रोनस स्पीड हमने निकाल ली है, और यहाँ से रोटर स्पीड निकाल लेंगे। रोटर स्पीड आएगी आपकी रोटेशन पर मिनट में, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देना 60 से भाग देके, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, लेकिन इसको सोल्व करके जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर इज लो बिकॉज ऑफ। पिंजरी प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण निम्न होता है क्योंकि। जो प्रारंभिक बलागुण है वो निम्न क्यों होता है? वो होता है हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर के कारण। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है ए 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज ए फुल लोड स्पीड ऑफ 950 आरपीएम एट हाफ लोड, इट्स स्पीड वुड बी डैश आरपीएम। यानी एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर की फुल स्पीड जो है, फुल लोड पे स्पीड कितनी है? 950 आरपीएम। आधे लोड पर इसकी स्पीड कितने आरपीएम होगी, ये पूछा है। तो चलिए मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ आपको, या फिर इसको मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। तो देखिए करना कैसे है। सबसे पहले जो आपका काम है, ठीक है, आपको सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेना भाई। जब आप सिंक्रोनस स्पीड निकाल लोगे, फॉर्मूला क्या होगा? 120 एफ अपॉन पी। किसी को कोई दिक्कत? अब 120 ऐसे कैसे? एफ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज, और पी की वैल्यू कितनी है? 6। 6 से कितनी बार? 20 बार। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सिंक्रोनस स्पीड? 1000 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको स्लिप वाला फॉर्मूला लगाना है। स्लिप वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सिंक्रोनस स्पीड कितनी थी हमारी? 1000। ये हम फुल लोड पे स्लिप निकाल रहे हैं, फुल लोड पे स्लिप। ठीक है, 1000 में से फुल स्पीड जो ये स्पीड दिया इसने कितनी दिया? 950, और डिवाइड किससे हो जाएगा? सिंक्रोनस स्पीड से। अब यहाँ पे ऊपर कितना बचा? 50 बचा। ठीक है, और 50 को 1000 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट हो जाएगी, और कितना हो जाएगा? 0.05। ये आपका क्या होगा? ये फुल लोड पे हमने स्लिप निकाल ली। अब हाफ लोड पे स्लिप निकालनी है। ठीक है, अब क्या करोगे? हाफ लोड पर स्लिप। किस पर? हाफ लोड पर स्लिप। कैसे निकाल लोगे? तो इसका तरीका क्या है? कितनी आई थी ये? 0.05। इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आएगा? इसको डिवाइड कर देना भाई। ठीक है, तो ये 2.5 बार कटेगा, तो 2 वैल्यू इस साइड रख देना, 0.25 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? जब आप कट करोगे तो यही तो आएगा। तो कितना आएगा ये कट के? 0.05 आएगा भाई, 05 आएगा। इसको ठीक कर लेना थोड़ा, 05 आएगा, 0.025। ये आपने क्या निकाला? हाफ लोड पे आपने स्लिप निकाल ली। अब हमको क्या निकालनी है? आधे लोड पर स्पीड निकालनी है। आधे लोड पर स्पीड। तो अब हम हाफ लोड पर स्पीड देखेंगे। हाफ, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हाफ लोड पर स्पीड निकाल लिया अब हम। किस पर? हाफ लोड पर स्पीड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सिंपल तरीका ये है भाई, सिंक्रोनस स्पीड कितनी थी? 1000 थी, माइनस, और जो हमने हाफ लोड पर स्लिप निकाल ली है वो कितनी है हमारी? 0.025, और इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 1000 की। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 बराबर किसके होगा? ये मल्टीप्लाई करने के बाद 25 हो जाएगा। जब आप इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 975 आरपीएम। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा अगर दिक्कत है तो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। हाफ लोड पे जो स्पीड पूछी है तो कितनी हो जाएगी? 975 आरपीएम हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है द टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश, यानी जो प्रेरण मोटर का बलागुण, किसका, जो प्रेरण मोटर है, एक सेकंड, जो प्रेरण मोटर है इसका बलाघूर्ण किसके समानुपातिक होता है। तो ध्यान रखना, जो प्रेरण मोटर का बलाघूर्ण है ये समानुपाती होता है स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट और रोटर पावर फैक्टर के। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, किसके, ऑप्शन नंबर 2 के, 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए 10 पोल अल्टरनेटर रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम, द पीरियोडिक टाइम ऑफ वोल्टेज इन सेकंड पर साइकिल विल बी डैश, यानी एक 10 ध्रुव प्रत्यावर्तक 1200 आरपीएम की अचल चाल से घूमता है, वोल्टेज का आवर्ती काल सेकंड प्रति चक्र में डैश होगा। तो देखिए इसने ये स्पीड दिया सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड वाला फॉर्मूला लगा दो, पोल की संख्या दिया और वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला तो आपको देखो याद रखना, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, 1200 आरपीएम, 120 ऐसे कैसी, फ्रीक्वेंसी क्या करना, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी, और नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 10 है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, जब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 12 इसके बटे में चले जाएगा, और 12 से कितनी बार कटेगा, 100 बार, यानी 100 बार कटेगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 100 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसने पूछा है आवर्ती काल, पीरियोडिक टाइम पूछा है। पीरियोडिक टाइम क्या होता है, टी, और टी किसके बराबर होता है, 1/f, यानी 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 1/100, और जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर बेसिक फॉर्मूला पता है तो नहीं दिक्कत आएगी। ज़्यादा जो न्यूमेरिकल अगर पूछेगा कभी भी, वो ज़्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं पूछता, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो जितने भी नॉर्मल फॉर्मूले हैं, चाहे वो करंट का हो, वोल्टेज का हो, या कैपेसिटेंस वाला हो, ठीक है, या इंडक्टर वाला हो, वो सभी अपने एक बार उनको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर व्हेन इट्स टर्मिनल वोल्टेज राइज फ्रॉम 210 वोल्ट एट फुल लोड टू 220 वोल्ट एट नो लोड। प्रत्यावर्तक के प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करें जब पूर्ण भार पर टर्मिनल वोल्टेज 210 वोल्ट से नो लोड। ठीक है, तो इसने वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, तो मैं आपको बताता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा नो लोड, वोल्टेज एट नो लोड माइनस के फुल लोड, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा नो लोड। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, नो लोड आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो मैं इसमें एक चीज़ और समझाता हूँ भाई। जो वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है, जब निकालते हैं ना तो कई कई जगह इसके जो फॉर्मूला है वो अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ जगह तो आपको ये देखने मिलेगा नो लोड माइनस फुल लोड बटे नो लोड, कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा नो लोड माइनस के फुल लोड बटे फुल लोड। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कहीं पे किसी इसके अकॉर्डिंग सही मान ले जाता है, कहीं पे फुल लोड अगर इसके नीचे रख दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग सही मानता है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, और निम्न के अकॉर्डिंग यही आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग डैश। सिंक्रोनस मोटर के घूमने की दिशा को डैश उलट कर रिवर्स किया जाता है। भाई सिंक्रोनस मोटर है, उसकी जो डायरेक्शन है रोटेशन की, उसको रिवर्स करना कैसे करेंगे, जो सप्लाई यानी सप्लाई फेज सीक्वेंस है उसको चेंज कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो सिंक्रोनस मोटर है
उसकी जो रोटेशन है वो रिवर्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है द वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर शो रिलेशनशिप बिटवीन, एक तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र डैश के बीच संबंध को दर्शाता है। तो किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है डीसी फील्ड करंट एंड डीसी एसी आर्मेचर करंट। डीसी फील्ड करंट और एसी आर्मेचर करंट को दर्शाता है वी वक्र सिंक्रोनस मोटर का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू सिंक्रोनस मोटर। निम्न में से कौन सा एक गुण तुल्यकालिक मोटर पर लागू नहीं होता है? इनमें से कौन सा गुण है जो तुल्यकालिक मोटर पर लागू नहीं होता? तो ध्यान रखना, ये है ऑप्शन नंबर 2 सुटेबल टू सप्लाई ओनली मैकेनिकल लोड, केवल यांत्रिक भार की आपूर्ति के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज सो इज दी गिवन फिगर, यानी दिए गए चित्र में किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है। जो ये डायग्राम दर्शाया गया है कौन सी वाइंडिंग का है, कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग का है? ये है हमारा सिंप्लेक्स रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर बाय मीन्स ऑफ फील्ड वीकिंग इज सुटेबल फॉर डैश, यानी फील्ड कमजोर करने के माध्यम से डीसी शंट मोटरों की गति का नियंत्रण डैश के लिए उपयुक्त है। तो ये है कांस्टेंट पावर ऑपरेशन, यानी अचर शक्ति ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर हरेंसिंग केबल वाइल मेकिंग वायरिंग कनेक्शन ऑफ मोटर, यानी मोटर के वायरिंग कनेक्शन बनाते समय केबलों का उपयोग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का क्या नाम है? तो उसके लिए हम जो पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करते हैं पीवीसी स्ट्रैप्स का। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 ये कह रहा है विच टाइप ऑफ सिंगल फेस मोटर इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में किस प्रकार की एकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो वॉशिंग मशीन में हम सिंगल फेज मोटर का प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम सैडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं? सैडेड पोल मोटर का। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। 58 कह रहा है व्हाट विल बी द वर्किंग लोड इफ द कनेक्टेड लोड इज 2000 वाट बाय कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी फैक्टर इज 66% इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, यानी घरेलू वायरिंग के अधिष्ठापन में विविधता कारक 66% है। यदि कनेक्टिंग लोड 2000 वाट है तो वर्किंग भार क्या होगा? देखिए, आपको वर्किंग भार निकालना है तो 2000 का क्या निकाल दो, 2000 का 66% निकाल दो, आपका वर्किंग भार निकल जाएगा। 20 से 20 कट जाएगी, 66 की जब 20 में गुणा करोगे तो 1320 वाट आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ए लाइटिंग अरेस्टर कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ इन द पावर सिस्टम, एक पावर प्रणाली में लाइन और अर्थ के मध्य संयोजित लाइटिंग अरेस्टर। तो ध्यान रखना, जो लाइटिंग अरेस्टर है वो किसके लिए लगाते हैं हम? तो ये प्रोटेक्ट करता है हमें, प्रोटेक्ट टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट ट्रैवलिंग सर्ज, यानी प्रवाहित आवेश के विरुद्ध टर्मिनल उपकरण को सुरक्षित करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज के मॉडल पेपर में हमने जितने क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं और जितने हमारे क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे उसको लेकर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। इससे पहले मैं दो जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। और उसमें ये मान के चलो, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें एक पेपर में आपको 50 और दूसरे पेपर में आपको 50, और वो CITES के ही पेपर है, मैं आपको बता दूं। ठीक है। 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लगभग वो 4 क्लास में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी न्यूमेरिकल में, जो आज ये न्यूमेरिकल आए है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। मैं जो टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला, ठीक है, उस पर उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है।
ठीक है। दूसरा, अगर आप CITES एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी और अच्छे से करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन बैंक के माध्यम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।